अगेन यू आर वेलकम। बेटे आज हम कंटिन्यूस रखेंगे अपना जो लाइव क्लास में भी हमने किया था कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों बोलते हैं, फिर उसके बारे में कुछ संविधान की और डिटेल्स में जानेंगे। तो ये तो आपको पता है कि कोई भी संविधान, इनफैक्ट ऐसा कोई संविधान ही नहीं बनता कि उसमें कोई आवश्यकता ना पड़े चेंजेस की। ठीक है ना। हर कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि व्यक्ति जो है परिस्थितियां, इन्वायरमेंट बदलता रहता है। आज से 70 साल पहले अपने देश का संविधान बना, उस टाइम की परिस्थितियों में, राज की परिस्थितियों में बहुत सारा अंतर है। सिमिलरली दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में यही बातें लागू होती है। और वो कॉन्स्टिट्यूशंस जो अपने आप को वक्त के अनुसार नहीं बदल सकता, उस देश के लिए काफी समस्याएं खड़ी हो जाती है। आप एग्जाम के लिए आपके सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितनी बार फ्रांस के अंदर संविधान को बदला गया, साथ ही सोवियत रूस का विघटन भी इसका ही परिणाम आप समझ सकते हो। ठीक है ना। सोवियत संघ के अंदर, सोवियत रूस में भी कई बार संविधान को दोबारा से नए सिरे से बनाना पड़ा। तो ये सभी बातों के साथ अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें बेटा, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को उनसे कंपेयर करें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, इस संविधान को तैयार किया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संविधान सभा, वो काफी दूरदर्शी थे। और उनका ये सोचना था कि कोई भी संविधान अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें गलतियां होंगी, संविधान में कुछ गलतियां होगी, या फिर वक्त के हिसाब से आने वाले सालों में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, संविधान को बनाने वालों ने अपने देश के संविधान को रचा। ये बात सच है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई देश के संविधान का एक बोरोड पार्ट है। हमने सभी देशों के, जो चाहे वो आप बात करो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बात करो, इंग्लैंड से ले लो, और फिर सोवियत रूस की बात करो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कई सारे कंट्री से अलग अलग पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित है। अब बात होती है कि हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ, कब स्वीकार किया गया। तो इसका भी थोड़ा सा इतिहास हल्का सा, जैसा कि आप जानते हो कि अपने देश आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका मतलब हमारे देश की सरकार, हमारे देश की शासन व्यवस्था जो 1947 से लेकर 1950 तक कैसे हमारे देश में कौन सा कानून था जिसके तहत आपके देश की शासन व्यवस्था चल रही थी, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज रनिंग। ठीक है ना, कैसे काम कर रहे थे देश में, आपकी न्यायपालिका की बात करो, विधायिका की बात करो, तो वो सब कैसे काम कर रहे थे। तो ये क्वेश्चंस आपकी तरफ से रेज होना चाहिए, बट काश ऐसा होता। तो वो हम, इसका जवाब ये है कि हमारे पास में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। कौन सा? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना। ये एक समझो कि वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था। और हमारे देश के आजाद होने से पहले भी जो 12 प्रोविंसेस थी उनमें शासन इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से ही चलता था। इनफैक्ट जो आजादी से पहले के जो चुनाव, एक बार को प्रांत की असेंबली की बात करें, ये 12 प्रोविंसेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुए। और एक और बात, आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70% पार्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ज्यों का त्यों उठा के रख दिया गया। ठीक है ना। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया था, काफी सारा हिस्सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वही उठा के रख दिया गया। और
उसके बाद में हमारा 26 जनवरी 1950 को देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। तब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उस दिन, जिस दिन आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है, ये नलिफाइड हो जाता है, क्योंकि उस दिन से आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे प्रोविजन अंदर ही थे, ये बात याद रखिए। दूसरी बात कर लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले तैयार हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था। अगर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें हमारे देश में के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो उसको अभी तक 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, 104 संविधान में संशोधन, बदलाव हो चुका है। क्यों बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है, हम बात करेंगे, थोड़ा तो बात किया है। और क्यों हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एक जीवंत दस्तावेज बोलते हैं कि ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है, सांस लेता है। ठीक है ना, ये सोचता है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सोचता है, तो कोई एक किताब कैसे सोच सकती है, क्वेश्चन उठता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे इंसान सोचता है, अनुभव करता है, गलतियों से सीखता है, अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को ओवरकम करता है, सिमिलरली हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन भी 70 सालों के एक्सपीरियंस से अगर आज बात करें तो इसने बहुत कुछ सीखा है, परिस्थितियां बदली हैं, उसके हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक कठोर कॉन्स्टिट्यूशन, लचीले कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का एक बीच है, यानी कि एक बैलेंस बना के चलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जिसमें बदलाव करना बड़ा मुश्किल है, बात करेंगे अभी। और बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आसानी से बदलाव किया जा सकता है। क्या आसानी से बदलाव है, क्या कठोरता से बदलाव है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस जिसके प्रोविजंस के अंदर, जिसके जो भी अनुच्छेद है उसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लचीला संविधान कहते हैं। दूसरी तरफ बेटा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशंस जिसके प्रोविजन के अंदर चेंजेस करना इतना इजी नहीं होता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम कठोर संविधान कहते हैं। ये तो आप समझ गए। और अब बात कर लेते हैं, भारत का संविधान लचीले और कठोरपन का एक समायोजन है। इसमें दोनों तत्वों का समावेश है, यानी कि लचीला भी है, कठोर भी है। तो लचीला और कठोर होने का मतलब ये हुआ संतुलित दस्तावेज है, बैलेंस, कठोरता और लचीलेपन के बीच में बैलेंस बना के चलता है, बीच का रास्ता अपनाता है आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, हाउ वी कैन गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैसे आप अपने संविधान में अनुच्छेद में बदलाव करोगे। कोई तो प्रोविजन होगा, किसके पास शक्ति है, कौन बदलाव कर सकता है? क्या आपकी विधानसभाएं बदलाव करेंगी? हरियाणा की विधानसभा चाहे तो क्या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है? जी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने का, संविधान में संशोधन करने की पावर, शक्ति किसके पास है, निहित है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? वो देश की पार्लियामेंट। देश की पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है जब आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव होता है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करना है तो उसके अंदर भी एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में डिटेल्ड हमें डिस्कशंस दे रखे हैं, डिटेल्स में कौन कौन से आप आर्टिकल में चेंजेस कैसे ला सकते हो, यानी कि सिंपल सामान्य मेजोरिटी की कहाँ, सामान्य बहुमत की कहाँ आवश्यकता है। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो संविधान का वो हिस्सा जो लेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसमें बदलाव करने के लिए जैसे नॉर्मल देश की पार्लियामेंट कानून बनाती है ऐसे ही बदलाव हो जाता है। ऐसे बदलाव का मतलब ये हुआ कि सपोज करो, देखो जब भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से समर्थन मिलना चाहिए, इस बदलाव के सपोर्ट में वोट डलना चाहिए। कितना सपोर्ट में डलना चाहिए? टोटल सपोज करो कि आपके 543 मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो इसके आधे का समर्थन मिलना चाहिए। आधे का मतलब 273 हो गया। लेकिन सोचो
कि ये मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको समझाने जा रहा हूं सामान्य बहुमत क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, ठीक है ना। सामान्य बहुमत समझ लीजिए बेटा। तो सामान्य बहुमत इसका आधा, सपोज करो कि 540 जब देश के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, संविधान में संशोधन के लिए हम करने जा रहे हैं, उस दिन 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित ही नहीं है, जैसे बच्चे क्लास में नहीं रहते, तो जितने भी है उसका हाफ कर लेंगे। सपोज करो 400 है उस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका हाफ कर लेंगे, तो 400 का हाफ हो गया 200, तो 200 भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके फेवर में वोट डाल देंगे तो ये सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो हो गया आपका जो वो सारे संसद में सामान्य बहुमत के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की। वो बहुमत स्पेशल मेजोरिटी किसे बोलते हैं, ठीक है ना। स्पेशल मेजोरिटी संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके अंदर बदलाव के लिए हमको जैसे एग्जैक्ट ही नंबर चाहिए, जैसे 543 है, अगर सपोज करो जिस दिन हम बदलाव करने जा रहे हैं तो 543 ना होके 300 टोटल मेंबर्स आए लोकसभा के, तो उसका हमको आधे से मतलब नहीं है, वहां पर आधे से काम चल गया था 200 के, यहाँ पर इसका हाफ नहीं करना है, हमको इसका हाफ चाहिए, ठीक है ना। 300 में से भी 272 या 73 जो भी आता है उतने ही मेंबर्स चाहिए। अगर इतने का समर्थन मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा, नहीं मिलता है तो नहीं। सिमिलरली दोनों जगह से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी ऐसे ही हाफ, मतलब टोटल जो स्ट्रेंथ है, जैसे राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ है 245, तो हमको इसका हाफ चाहिए, ठीक है ना। दोनों जगह हमें हाफ से मतलब है, टोटल जितनी ऑथराइज स्ट्रेंथ है, जितने ऑथराइज्ड है उसकी हाफ चाहिए, ठीक है ना। उस दिन हाजिर कितने उसकी प्रेजेंट की हाफ नहीं, जितने टोटल मेंबर्स हैं वहां के, जैसे आपके रजिस्टर में नाम कितने स्टूडेंट के हैं 11th क्लास में, तो उसका हाफ, ठीक है ना। सिमिलरली ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना। अब दूसरा, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 368 में स्पेशली इसके बारे में डिस्कशन किया गया बेटा। और हम बात कर लेते हैं विशेष बहुमत प्लस में राज्यों की विधानसभाएं। अब कुछ हमारा संविधान कैसा है, एक संघीय राज्य व्यवस्था है। संघीय राज्य व्यवस्था मतलब इट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनका एक गठजोड़ है, गठबंधन है। तो इसका मतलब राज्य की शक्तियों में अगर कोई बदलाव लाना है, राज्य की शक्ति कहीं कम करनी है, तो राज्य की विधानसभाओं से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राज्य की विधानसभाओं में भी जाएगा, वहां से सिंपल मेजोरिटी, वहां पे ये विशेष मेजोरिटी नहीं चाहिए, वहां से सिंपल मेजोरिटी के साथ, सामान्य बहुमत के साथ वहां से पास होना चाहिए। कितने राज्य, टोटल जितने राज्य उसके हाफ राज्यों से ये पारित होना चाहिए। तो ये तो आपको पता लग गया सामान्य बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या है, और विशेष प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। टोटल जितने स्टेट्स हैं उसके हाफ स्टेट से अनुमोदन होना चाहिए। तो अब कौन को संसद में के जो सामान्य बहुमत का कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 2 है या अनुच्छेद 3 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनमें बदलाव, जैसे नए राज्यों को प्रवेश देना है वो अनुच्छेद 2 में है, किसी राज्य की सीमा में चेंजेस लाना है अनुच्छेद 3 में है। तो इनमें कोई बदलाव करने से राज्य के कोई खास असर नहीं पड़ रहा, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम सिंपल मेजोरिटी जैसे नॉर्मल कानून बनाते हैं उससे हो सकता है। विशेष मेजोरिटी की बात कर ली, स्पेशल मेजोरिटी की बात, जहां संघ और राज्य की बात हो गई, या देश में आपका प्रजातंत्र है, वो एक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो आपको स्पेशल बहुमत चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपके देश के अंदर संघीय व्यवस्था है, राइट,
प्रजातंत्र, सॉरी, संघीय व्यवस्था इधर आएगी, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसीज को, ये जो मूल भावना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अधिकार का अधिकार है, आपके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में तो इनफैक्ट कुछ चेंजेस आए हैं। विशेष बहुमत का आपको पता ही लग गया, जब राज्य से के हित जहां से जुड़े, राज्य की शक्तियों से रिलेटेड हो, तो राज्यों की सहमति के बिना बदलाव नहीं हो सकता। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो प्रोविजंस हैं वो टेम्परेरी थे, तो जैसे ही आपके देश के संविधान बना, संसद बनी, संसद के गठन के साथ में उनका जाना तय था। जो प्रोविजन टेम्परेरी थे, जैसे ही आपके देश की संसद बन गई, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोविजंस थे उनको खत्म कर दिया गया, राइट। तो इस तरह से आप आज अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में और आपकी एडिशनल नॉलेज आप ग्रहण कर पाए होंगे। फिर हम बात करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।